दूसरा तरीका होगा अपना, जो भी पदार्थ बन रहा है अपना, जो भी पदार्थ बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम समझेंगे कोयला है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर गैस प्राप्त होती है CO2। तो यहाँ से जो भी पदार्थ बन रहा है उनके अणुसूत्र या प्रतीक के रूप में लिखे जाएंगे। अब जैसे कि कोयला को C के रूप में, ऑक्सीजन को O के रूप में और CO2 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएंगे आपके प्रतीक के रूप में लिखे जाएंगे। अब अगर 3 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर अभिकारक की संख्या अगर 2 से अधिक हुई, अगर अभिकारक की संख्या 2 से अधिक होती है तो उनके बीच में धन चिन्ह लगाया जाता है, धन चिन्ह लगाया जाता है। अगर अभिकारकों की संख्या 2 से अधिक हुई तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, धन चिन्ह लगाया जाएगा। ये अपना 3 नंबर पॉइंट हो गया। 4 नंबर पॉइंट क्या होगा, अगर कोई अभिक्रिया को हमें तीव्र गति या मंद गति से करवानी है, अगर किसी अभिक्रिया को हमें तीव्र या मंद गति से करवानी है तो हमें किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, निखिल। अब जैसे कि उत्प्रेरक के रूप में, तो हमारा चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, A+B। ये तो हो गया अपने अभिकारक और ये हो गया अपना AB उत्पाद। तो जब हम किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो वो तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम किसी अभिक्रिया को ताप, दाब या और कुछ जैसे कि दाब देते हैं, ताप देते हैं, तो वो भी तीर के चिन्ह के ऊपर लिखाया जाता है, जैसे कि A+B। अगर हम ताप दे रहे हैं तो वो भी ऊपर लिख देते हैं, अगर हम उसको ठंडा कर रहे हैं या दाब दे रहे हैं तो वो भी ऊपर लिख देते हैं, दाब करने पे, ताप करने पे या गर्म करने पे। तो ये सारे किसके ऊपर लिखे जाते हैं, तीर के चिन्ह के ऊपर लिखे जाते हैं। अगर अभिक्रिया, जो 6 नंबर पॉइंट है, अगर हम अभिक्रिया को करवा रहे हैं और उस अभिक्रिया को करवाने से अगर वहां से ऊर्जा मुक्त हो रही है, अगर वहां से ऊर्जा मुक्त हो रही है, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब हम जल के साथ करवाते हैं तो यहां से क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो अगर हम किसी भी अभिक्रिया को करवाते हैं तो अभिक्रिया को करवाने से अगर उष्मा मुक्त होती है, अगर उष्मा मुक्त होती है तो उसे प्लस के चिन्ह से या तीर के निशान से दर्शाया जाता है। अगर हम अभिक्रिया करवा रहे हैं और उससे उष्मा वातावरण से ली जाती है तो उसे माइनस के चिन्ह से दर्शाया जाता है और एरो का निशान नीचे की तरफ लगाया जाता है। अगर अभिक्रिया वातावरण में उष्मा मुक्त करती है तो उन अभिक्रिया को बोला जाता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अगर वातावरण से अभिक्रिया के दौरान उष्मा ली जाती है तो उसे बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसे बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब इतने हमारे टॉपिक ये रासायनिक समीकरण के लिखने के जो मोस्ट तरीके थे वो हमने बता दिए। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण होती कितने प्रकार की है। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार में सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होगी, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। एक नाम और जो है इसका युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं,
जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो अभिक्रिया कैसी होती है आपकी? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। इसे आधार पर देख लीजिए, 2Mg प्लस O2 से क्या बना? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारी की सारी अभिक्रिया कैसी है? युग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो पहला तरीका क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया। जब अभिकारक आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक या युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? किसी एक समूह का दूसरे समूह द्वारा विस्थापन होना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहां से देखिए, कॉपर सल्फेट की क्रिया जब हम जिंक की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहां से जिंक सल्फेट बनता है प्लस कॉपर मुक्त हो जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? किसी एक समूह का किसी दूसरे समूह के द्वारा विस्थापित होना क्या कहलाता है? आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहां से एग्जांपल क्या हो जाएगा? जिंक, अब देखिए कॉपर और सल्फेट, कॉपर प्लस के रूप में उठता है और सल्फेट माइनस के रूप में, जबकि जिंक प्लस के रूप में रहता है। तो जिंक किसको विस्थापित कर देगा? कॉपर को, और क्या बन जाएगी? कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर मुक्त हो जाएगी। तो यहां से हम इसको एक तरीके और भी है इसका, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यहां से एक बात और भी अच्छे से समझनी हमको, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यहाँ पे जिंक अधिक क्रियाशील है जबकि कॉपर कम क्रियाशील है, तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगी। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया की उदाहरण क्या देंगे, परिभाषा क्या देंगे कि किसी एक समूह का किसी दूसरे समूह के द्वारा विस्थापित होना क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका जो थर्ड विस्थापन अभिक्रिया में ही एक और है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक पॉइंट और है इसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी में है एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी कि किसी एक समूह पूरा का पूरा एक संगठन किसी दूसरे संगठन के द्वारा विस्थापित होना क्या कहलाता है? द्विविस्थापन कहलाता है। अब यहां से देखिए, ये पूरा का पूरा एक यौगिक और CD भी यहाँ पे पूरा का पूरा एक यौगिक है। तो यहां से क्या हुआ कि AB, अब दूसरा CD, इस समूह से इस समूह का विस्थापन होना, जबकि इस समूह का इस समूह द्वारा विस्थापित होना क्या कहलाता है? द्विविस्थापन कहलाता है। जबकि विस्थापन अभिक्रिया कैसी थी? देखिए दोनों में अंतर समझिए। विस्थापन अभिक्रिया कैसी थी? AB प्लस के C था, यहां से क्या हुआ? AC प्लस के B मुक्त हुआ। इस समूह के द्वारा क्या करवा रहा था? विस्थापित हो रहा था। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या हुई? एक समूह का दूसरे समूह द्वारा विस्थापन होना क्या कहलाता है? विस्थापन। जबकि एक समूह का संगठन दूसरे समूह के संगठन द्वारा विस्थापित होना, संगठन मींस एक पूरा यौगिक, अब जो AB पूरा यौगिक है दूसरे पूरे यौगिक से विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्वि मींस A का तो किसके साथ हो रहा है? C के साथ। B का किसके साथ हो रहा है विस्थापन? D के साथ। तो अब देखिए इसमें दो दो विस्थापन हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या दे देना? द्विविस्थापन। और विस्थापन क्या हुआ? जब एक के ही द्वारा विस्थापन होता है एक विस्थापन या विस्थापन कहते हैं। अब इस द्विविस्थापन का हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अपने पास
था कॉपर सल्फेट, वही एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ऑक्साइड की क्रिया करवाते थे यहाँ पे, ठीक है। इस बार धातु के साथ क्या जोड़ दिया, ऑक्साइड, तो ये कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट, और ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। जब कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक धातु के साथ करवाते हैं तो यहां से क्या होगा, वही जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित, जबकि कॉपर कम क्रियाशील होने के साथ किसके साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन की। तो यहां से क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का हो गया। जिंक द्विविस्थापन का क्या होगा, किसी एक समूह का किसी दूसरे समूह के संगठन को विस्थापित कर देना, और दूसरे समूह का संगठन किसी एक समूह के संगठन को विस्थापित कर देना, क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ऑक्साइड, तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, इसके बाद अपनी है अभिक्रिया, विस्थापन पढ़ ली, वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं। 3 नंबर पे है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, किसी एक समूह का या किसी एक पदार्थ का दो अलग अलग उत्पाद में टूट जाना क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा का पूरा एक पदार्थ है, ठीक है, एक पूरा का पूरा यौगिक है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ही अभिकारक का दो अलग अलग उत्पाद के रूप में टूटना क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहां से 2Mg के रूप में टूट गया और O2 के रूप में टूट गया। तो एक से अधिक जब उत्पाद बनते हैं तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां से वियोजन अभिक्रिया का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब हम क्रिया करवाते हैं तो वो किसके रूप में टूट जाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड के रूप में टूट जाता है, और अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। वियोजन अभिक्रिया तक हमने पढ़ लिया है। अब इससे आगे का जो अपना अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।